हेलो बच्चों, जस्ट इन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब पर जस्ट इन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता रहता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु का समाधान सबसे पहले आपको मिले तो इस चैनल के साथ अवश्य रूप से जुड़ जाए और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। आज की क्लास में जो करवाने जा रहे हैं वो होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्लास 10 से सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पे 26 होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा। 2026 के लिए ये सारे के सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलेंगे, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए देख लेते प्रश्नों को बारी बारी से। आप भी देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछ दिया जाता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो देश है यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है। ठीक है, जिस तरीके से अपना भारत देश है, अगर अपने भारत देश के बारे में पूछे तो अपना भारत देश जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक उसी तरह इटली तथा जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपेटारिया, डायट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध था? अगर पूछा जाए आपसे तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, अब बात कर लेते कुछ मेजनी के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा नोट में, मेजनी का जन्म 6 जून, ठीक है, मेजनी का जन्म 6 जून 1805 ईस्वी जिनोवा में हुआ था, जो कि इटली में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनका मृत्यु जो हुआ था 10 मार्च 1872 ईस्वी पीसा में हुआ था, जो कि इटली में ही पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से मेजनी का जन्म और मृत्यु दिनांक अवश्य रूप से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। ध्यान रखिएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से ऑस्ट्रिया था। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रिया को ही ऑस्ट्रेलिया समझ लेते हैं। ठीक है, ये भूल नहीं कीजिएगा, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है और इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ये खड़ा था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल जो थे उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए थे। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पद, जिसे हम लोग पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। ध्यान रखिएगा, गैरीबाल्डी जो थे पेशे से नाविक था, है ना। पेशा मतलब किस काम से जुड़े हुए थे, उनका जीवन यापन का मुख्य साधन क्या था, यानी कि उनके जीवन यापन करने का मुख्य स्रोत क्या था, है ना। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। ध्यान रखिएगा, नाविक का मतलब होगा नाव चलाने वाला। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो एक नाविक थे। चलिए अब गैरीबाल्डी के बारे में जान लेते हैं, इनका मृत्यु और जन्म कब हुआ था, है ना। ध्यान रखिएगा, गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी नीस, जो कि फ्रांस में पड़ता है, वहाँ हुआ था। वहीं बात करते हैं इनकी मृत्यु का, है ना। गैरीबाल्डी का मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी कैपरेरा, जो कि इटली में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, इस तरीके से गैरीबाल्डी का जन्म और मृत्यु आप लोग अवश्य रूप से याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, मुख्य रूप से आप लोग इसे याद रखेंगे। यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थात VVI प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं जर्मन राइन। अब बात कर लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ध्यान रखिएगा, आंसर था नेपोलियन बोनापार्ट इस प्रश्न का। अब देख लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था कोर्सिका में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनका मृत्यु जो हुआ था 5 मई 1821 ईस्वी सेंट हेलेना द्वीप में हुआ था। ठीक है, किनका? तो ध्यान रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना, NB यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जालबरीन कैसी संस्था थी? ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों का। ध्यान रखिएगा, व्यापारियों का। व्यापारियों का संस्था कौन थी? तो जालबरीन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त का मतलब वही खून होगा, ध्यान रखिएगा। लौह का मतलब हम तलवार भी कह सकते हैं या लोहा भी कह सकते हैं ना। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन दिया गया है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। ठीक है, बिस्मार्क ने रक्त एवं तलवार की नीति का अवलंबन किया था। चलिए अब बात कर लेंगे बिस्मार्क के जन्म और मृत्यु के बारे में। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। अगले दिन इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था बिस्मार्क का? ठीक है, इनका जन्म के बात किया जाए तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी वर्तमान में जर्मनी में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्तमान होना चाहिए था। ठीक है, यह वर्तमान में जर्मनी में पड़ता है, तब प्रसिया में पड़ता था। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनका मृत्यु 30 जुलाई 1898 ईस्वी जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क का जन्म और मृत्यु अवश्य रूप से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, फ्रैंकफर्ट की संधि कब बुलाई गई थी या कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? दिख रहा होगा आपको, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1820, 1821, 1822, 1823। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेपल्स की क्रांति जो हुई थी 1821 ईस्वी को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1821 ईस्वी को, है ना, 1821। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? देख लेते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था बाबू रे? इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग, मुख्य रूप से याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ऑप्शन है 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे बाबू। ठीक है, आगे बात करेंगे मेरे बाबू लोग, मेरे सोना लोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1831 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1810 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था अगर पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1931 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बात आप लोग को बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न जो आप लोग को बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न
है ना। इन प्रश्नों को गहन अध्ययन करेंगे आप लोग, बार बार इन प्रश्नों को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलने ही वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन है तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी और पोलैंड। ध्यान रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी तुर्की और रूस के बीच हुई थी, ध्यान रखिएगा, तुर्की और रूस के बीच। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए देखते हैं, ऑप्शन क्या है? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। सेडौन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था अगर पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा। ध्यान रखिएगा, फ्रांस और प्रसा, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इन युद्ध के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। चलिए नोट पे विशेष ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा, नोट पे विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेडौन के युद्ध में ध्यान रखिएगा, सेडौन के जो युद्ध हुआ था, है ना, सेडौन का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी और प्रसा के बीच तो ये युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें हार किसको झेलना पड़ा था? फ्रांस को, और जीत किसे मिली थी? तो प्रसा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ दिया जा सकता है आपसे कि सेडौन के युद्ध में विजय कौन हुआ था, तो विजयी की बात किया जाए तो प्रसा कहिएगा, और हार की बात किया जाए यानी कि पराजय की बात किया जाए तो फ्रांस कहिएगा। और कब हुई थी यह युद्ध? 1870 से 71 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ध्यान रखिएगा, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है प्रश्न मेरे बाबू? देखिएगा ध्यान से आप लोग। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच, ध्यान रखिएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, है ना, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 से 71 के मध्य में, है ना, वो युद्ध हुआ था सेडौन में। कहाँ? सेडौन में, वो जगह था सेडौन, और युद्ध भी हुआ था सेडौन के लिए। ठीक है ना, इसका नाम दिया गया था सेडौन का युद्ध। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ हुआ था युद्ध वह जगह था सेडौन, इसलिए युद्ध का नाम दिया गया सेडौन। ठीक है, 1870 से 71 के बीच में यह लड़ाई लड़ा गया था, यानी कि यह युद्ध लड़ा गया था, और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, प्रसा की जीत हुई थी। अतः हम कह सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडौन। ध्यान रखिएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन के, जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए, है ना, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, किस देश का? तो ध्यान रखिएगा, यूनान का। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है मेरे बाबू, मेरे सोना, है ना, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली, वही युवा इटली यानी कि यंग इटली के नाम से जिसे हम जानते हैं, यंग इटली। ठीक है, युवा इटली संस्था का विकास किया। ऑप्शन है मेजिनी ने, काउंट कावूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बिस्मार्क होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी ने। यंग इटली संस्था का विकास मेजिनी ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, बिस्मार्क जो थे कूटनीतिज्ञ थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी ये जो थे ना तो कवि थे, ना तो नाटककार थे, ना तो संगीतज्ञ थे, ये जो थे एक कूटनीतिज्ञ थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। कौन? बिस्मार्क। ठीक है, वही बिस्मार्क जो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था, यानी कि रक्त और तलवार की नीति का अवलंबन किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, सार्डिनिया पिटमाउंट का शासक कौन था? ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूल, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एमेनुअल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा।
चलिए बात कर लेते हैं विक्टर एमुनल के बारे में। इनका जन्म और मृत्यु अवश्य रूप से देखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 14 मार्च 1820 ईस्वी, जो कि वर्तमान में इटली में पड़ता है, ठीक है। वहीं बात किया जाए इनकी मृत्यु का तो 9 जनवरी 1878 ईस्वी रोम में हुआ था, जो कि इटली में पड़ता है, ठीक है, जो कि इटली में पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से विक्टर एमुनल के जन्म और मृत्यु याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, ठीक है। लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड बायरन नामक कवि जो थे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड सोपानी कृषि के लिए प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका, ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लगभग प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ध्यान रखिएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा भी जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे लोग, आगे देख लेते हैं कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह का मतलब लोहा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, कर्नाटक, है ना। किसका उत्पादक राज्य है, तो लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यानी कि लोहा का। चलिए आगे देख लेंगे। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाला, या माँ भी हम कह सकते हैं ना। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा को सभी खनिजों की जननी माना गया है, यानी कि जन्म देने वाला माना गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक, है ना। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100, ध्यान रखिएगा। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस प्रश्न को भी आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखेंगे। चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। ऑप्शन है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत से, ध्यान रखिएगा। चरक का संबंध भारत से था। चलिए बात कर लेते हैं चरक के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। 3 महत्वपूर्ण नोट दिया गया, ठीक है। चरक एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चरक क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए चरक एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। चलिए चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, ठीक है। महर्षि चरक एक प्राचीन चिकित्सक और विद्वान थे, ध्यान रखिएगा। चरक एक व्यक्ति का नाम था, यानी कि महर्षि चरक एक प्राचीन चिकित्सक भी थे, अर्थात डॉक्टर भी थे और बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर है कि चरक नाम के एक इंसान थे, ठीक है, जिनको महर्षि चरक के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए, और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, ठीक है। जनक का मतलब जन्म देने वाला या पिता भी कह सकते हैं। चलिए आगे आइए, आगे बात करेंगे। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई, ध्यान रखिएगा। डिगबोई इसका सही आंसर होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तृतीय यानी कि तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में यानी कि विश्व का मतलब दुनिया में, पूरे संसार में तीसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ध्यान रखिएगा राजस्थान। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 36 इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। इस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा लोहे का निर्यात किया जाता है। बात कर लेते हैं निर्यात का मतलब क्या होता है ना। निर्यात का मतलब होता है अपने देश से दूसरे देशों में भेजना, ठीक है, उसको निर्यात कहते हैं। आयात का मतलब होता है किसी अन्य देशों से अपने देश में मंगाना, है ना, उसे आयात कहेंगे। चलिए आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है बलुई, रेगूर, साल, पर्वतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगूर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रेगूर हो जाएगा सही आंसर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, देखेंगे प्रश्न संख्या 38। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 39। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग शॉर्टकट में यानी कि संक्षिप्त में पीओपी कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग हड्डियों को टूट फूट, है ना, जिसका उपयोग हड्डियों को टूट फूट में भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा प्लास्टर के रूप में किया जाता है इसका। और घर के छतों में डिजाइन बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम पीओपी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है बाबूरे, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, मूर्ति निर्माण में भी इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए आगे देखेंगे, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा जो कि कभी बिहार का ही अंग हुआ करता था, ध्यान रखिएगा उड़ीसा जो है कभी बिहार का ही अंग हुआ करता था, है ना, बाद में पृथक होकर के अलग राज्य बना, बिहार अलग राज्य बना, और है ना झारखंड फिर बाद में बिहार से भी अलग हुआ, एक अलग राज्य बना। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, लौह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा मैग्नीज का, ध्यान रखिएगा मैग्नीज का। ठीक है, हालांकि उड़ीसा में कोयला खनन भी होता है, हमने अपने आंखों से देखा है, जाकर के घूमने गए थे एक बार तो देखे थे, है ना, उड़ीसा में कोयला खनन भी होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। ध्यान रखिएगा भारत में तांबा का कुल भंडारण जो है वह है 125 करोड़ टन, ध्यान रखिएगा 125 करोड़ टन किसका भंडार है, तो तांबा का भंडार है। कहाँ, तो भारत में। चलिए आगे बात करेंगे, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट का, ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ध्यान रखिएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज है। लौह युक्त का मतलब होता है लोहा से युक्त, यानी कि लोहा का उसमें क्या पाया जाता है, लोहा का भी अंश उसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीन। यह जो है साइंस का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए इनमें धोखा से, मुझे लगता है धोखा से इसमें ऐड हो गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 46, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? यह प्रश्न भी साइंस सब्जेक्ट से है, ध्यान रखिएगा, है ना, बाई मिस्टेक इसमें नोट कर लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। किसका बना होता है? टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20.55%, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऑप्शन है तांबा, सोना, लोहा, चांदी। ध्यान रखिएगा, लोहा में सुसंपन्न है भारत, ध्यान रखिएगा, लोहा उत्पादन में सुसंपन्न है भारत, अग्रणी देश है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? है ना, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी, ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यह प्रश्न पूछ रहा है ना, लाल, जलोढ़, काली या पर्वतीय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, है ना। ये चारों के चारों जो ऑप्शन में दिया गया है मिट्टी के प्रकार है ना, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, यह जो है मिट्टी का प्रकार है। लेकिन कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी जो माना जाता है वह है काली मिट्टी, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से आप लोग। यह प्रश्न आखिरी प्रश्न है आज के क्लास के लिए, है ना। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक, ध्यान रखिएगा, अभ्रक। ठीक है, झारखंड में कोडरमा है ना, वह जो है अभ्रक उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आज की क्लास में यहीं खत्म करूंगा, है ना। आज की क्लास में आपने 50 प्रश्न देखा, यह 50 प्रश्न जो है आगामी परीक्षा अर्थात 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको बताया गया है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इन सारे प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को लेकर। ठीक है, जब तक हम लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद, जय भारत।